रहनुमा रिपब्लिकन पार्टी साजिद तारड़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अमेरिकी सदर की जानिब से कुछ देर पहले जो खिताब दिया गया उसमें बहुत क्लियर ये कहा गया है कि हमने मकासद हासिल कर लिए हैं और ये जंग भी जीत चुके हैं। कुछ दिन बाद, कुछ 1-2 हफ्ते तक जो है ये जंग ख़त्म होती भी नज़र आ रही है, यानी 1 या 2 महीने भी लग सकते हैं। तो इस तमाम सिनारियो में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्पीच में कोई ज्यादा नई चीज, कोई ऐसी नई चीज नहीं बताई जो लोगों के लिए अट्रैक्टिव हो सके। उन्होंने अपनी कामयाबियां गिनवाई हैं। उन्होंने बताया कि ईरान कितनी बड़ी थ्रेट थी दुनिया के लिए। वहां उन्होंने 45,000 अपने ईरानी लोगों को मारा। फिर उन्होंने अपने पिछले सदूर बराक ओबामा के बारे में बात की कि उन्होंने किस तरीके से बिलियंस डॉलर्स वहां पे भेजे। फिर जो मैं ये खास कर बताना चाहूंगा कि उन्होंने कोशिश की कि अमेरिकन जो अवाम है उनको बताया जाए कि हमने तो 9-9 साल, 19 साल की जंग, वियतनाम की जंग, फिर उन्होंने इराक, वियतनाम, कोरियन वॉर के सालों के साल गिनवाए और अभी तो सिर्फ 32 दिन हुए हैं। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो डेड एंड आ चुका है। ना सिर्फ अमेरिकन बल्कि वेस्टर्न सारा जो इजराइल और अमेरिका इस वक्त जहां खड़े हैं, एक डेड एंड पे खड़े हैं। फेस सेविंग चाहते हैं। दूसरी साइड पे रशिया और चाइना की टेक्नोलॉजी ईरान के अंदर काम कर रही है। इनके समझ से बाहर है कि आगे फ्यूचर क्या होगा। उन्होंने अवाम को यहाँ बताने की कोशिश की है अमेरिका के अंदर कि ये आपके बच्चों के लिए और आपके आने वाली नस्लों के लिए बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका सेफ होगा फ्यूचर के अंदर। लेकिन आज अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्फ्लेशन है। यहाँ पे एवरेज अमेरिकन जो है वो 2-2 जॉबें करके अपने बच्चों को पाल रहा है। दर हकीकत इस वक्त ना सिर्फ एवरेज अमेरिकन बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी बेस मेगा मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन के सपोर्टर वो भी कंफ्यूज और नर्वस हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एवरेज अमेरिकन ये समझता है कि ये जंग अमेरिका की जंग नहीं है। इजराइल ने ट्रैप किया है। इजराइल ने धोखे से अमेरिकन आर्मी को वहां पे ले गए हैं अपनी जंग लड़वाने के लिए। तो मेरे ख्याल में और एवरेज अमेरिकन ये समझता है कि ईरान जो था वो डायरेक्ट मेनलैंड अमेरिका के लिए थ्रेट ही नहीं था। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज खुद ये इस चीज का कन्फेशन किया अपनी तकरीर के अंदर। उन्होंने कहा है कि हमें तो स्ट्रेट ऑफ हरमुज से तेल की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास तो रशिया और सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा तेल है। तो फिर वहां जाने की जरूरत क्या थी अगर वहां पे ईरान के पास ऐसा कोई भी मिसाइल सिस्टम नहीं था जो अमेरिका आ सके। तो दर हकीकत ये इजराइल के लिए वहां ये ट्रैप जो कि जायनिस्ट माइंडसेट जो था पिछले 45 साल से ये कोशिश कर रहा था कि इस जंग में अमेरिकन को वहां फंसाया जाए। और आज भी मैं समझता हूं इजराइल सबसे ज्यादा ये सोच रहा होगा या प्लान कर रहा होगा कि ये जंग जो मजीद फैले और उनका ग्रेटर इजराइल का मंसूबा जो है वो एक्सपैंड कर सके। तो मेरे ख्याल में आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। मार्को रूबियो साहब ने भी कल इंटरव्यू में कहा था 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। 14 मई को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चाइना जाना है। उससे पहले इसको वाइंड अप करके जाना होगा, वरना चाइना नहीं जा पाएंगे। आज फेस सेविंग चाहते हैं। मेरा ख्याल है फेस सेविंग इनको सिर्फ पाकिस्तान ही आज दे सकता है। और जिस खूबसूरती के साथ आपके फील्ड मार्शल साहब, आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके फॉरेन मिनिस्टर डार साहब ने जिस खूबसूरती के साथ इस वक्त ना सिर्फ बीजिंग बल्कि रियाद, तेहरान और वाशिंगटन डीसी के साथ जिस तरीके से खूबसूरती से आपकी डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी काम कर रही है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री राइट नाउ इन द प्लेनेट जो डोनाल्ड ट्रंप साहब को रेस्क्यू कर सकता है। और मैं खुद दुआ करता हूं कि जल्द अज जल्द ये खत्म हो। ना सिर्फ दुनिया में अमन आए बल्कि अमेरिका के अंदर भी आवाम जो है वो सुख का सांस ले और महंगाई का जो एक तूफान है उसका कुछ सद्देबाब किया जा सके। यहाँ ये जरूर बताऊंगा कि अगर ये ना किया गया तो नवंबर के इलेक्शन जो है उसमें रिपब्लिकन पार्टी बहुत बड़ी नाकामी को फेस करेगी। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब को और उनके जो एडवाइजर्स हैं उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द सोचें कि किस तरीके से मिडिल ग्राउंड पे आके ईरान के साथ एडजस्टमेंट की जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। सर, खतरा बेसिकली खतरा है क्या था डोनाल्ड ट्रंप को? जिस खदशात के मद्देनजर उन्होंने पहले अटैक कर दिया, उनको क्या लग रहा था कि ईरान क्या कर सकता है, क्यों अटैक कर सकता है? देखिए, जो मेरा अपनी पर्सनल ओपिनियन ये है, मैंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 3 इलेक्शन में काम किया इन ऑफिशियल कैपेसिटी और मैं मुसलसल ये नोट कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा अपने आप को एक एंटी वॉर प्रेसिडेंट पोर्ट्रे करते थे। मैं उसका एविडेंस ये है
कि उन्होंने नोबेल पीस प्राइज के लिए कैंडिडेट थे। फिर उसके बाद मुसलसल कहते थे कि मैंने 8 महीने में 8 जंगें रोकी हैं। लेकिन वेनेजुएला की कामयाबी के बाद, और दूसरा अगर नोट किया जाए कि जिस तरीके से बड़े शॉर्ट पीरियड में जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर बने, व्हाइट हाउस में आए, कितनी दफा बीबी नेतन्याहू यहाँ पे आए और फिर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। उन्होंने यही एक पिक्चर पोर्ट्रे की कि आप ईरान आएंगे और 2-3 दिन के अंदर रजीम का खात्मा करके ये भी विक्ट्री गले में डाल के आप वापस जाके तो आप क्यूबा और कोलंबिया का जो वो मैच खेल लेंगे और आप तो दुनिया का नक्शा तब्दील करके तो आप तो अलेक्जेंडर बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब वही गलती थी कि बीबी नेतन्याहू की बातों पे आके तो वो वहां पे चले गए। यहाँ ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त ज़ायनिस्ट ज्यू सारे, मैंने इनके बारे में मैं बहुत मेरा यहाँ पे इतना अरसे से रह रहा हूँ, सारे ज्यूज जो हैं वो इस तरह का माइंडसेट नहीं रखते। सिर्फ ज़ायनिस्ट और ज़ायनिस्ट क्रिश्चियन इस वक्त जो हैं उन्होंने घेर रखा है डोनाल्ड ट्रंप साहब को और अपनी लॉबी और अपनी कोशिशों की वजह से। यहाँ आपके देखने वालों को ये भी पता होना चाहिए कि इस वक्त इजराइल जूइश लॉबी $100 मिलियन हर इलेक्शन में कांग्रेसमैनों और सेनेटरों के ऊपर लगाती है। और आप बिल्कुल, मैं बल्कि आपके देखने वालों को ये पता होना चाहिए, इजराइल की आबादी 10 मिलियन है। किस खूबसूरती से 10 मिलियन लोगों ने पूरे 8 बिलियन पॉपुलेशन पूरी दुनिया की उन्हें यरगमाल बना रखा है। आज आप और मैं ईरान की बातें कर रहे हैं और उन्होंने 32 किलोमीटर का रकबा जो है लेबनान का वो कब्जा कर लिया है और वहां पे 900 के करीब लेबनानी लोगों को वो मार चुके हैं। तो दर हकीकत ये ज़ायनिस्ट माइंडसेट है, इसके बारे में इसका कुछ ना कुछ सोचना होगा। बल्कि आज तो अमेरिकन भी ये सोच रहे हैं कि ये जंग हमारी नहीं है और फ्यूचर में हमने इजराइल के साथ क्या करना है, इनकी फंडिंग का क्या करना है। देखते हैं आप, इजरायली लॉबी इतनी स्ट्रांग है बनिस्बत अमेरिकन लॉबी के पीछे बैकग्राउंड क्या है? देखें, एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि अमेरिका को बनाने वाले ये जूइश साइंटिस्ट थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका आए और उन्होंने यहाँ मोस्ट ऑफ द जितनी बड़ी बड़ी एम्पायर या जितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी फाउंडेशंस बनाई। मैं एक छोटी सी और मिसाल देना चाहूंगा उसका। आज अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी है ब्लैक रॉक, उसके 12,000 अरब डॉलर उसके एसेट्स हैं और उसके अंदर बोर्ड के ऊपर सारे के सारे जूइश हैं। यहाँ पे आप देख लें फॉक्स चैनल कौन ऑन करता है, आप देख लें हर बड़ा बैंक है वो कौन ऑन करता है। तो दर हकीकत उनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे, उनका इकोनॉमिक चीजों के अंदर, फिर उसके बाद आईटी का आप देख लें इस वक्त जो भी नया स्टार्टअप आ रहा है वो सारा इजराइल से शुरू होता है। ये यहाँ पे फेसबुक जुकरबर्ग देख लें तो वो भी जूइश, हर दूसरा जो बड़ा आदमी है ही इज अ जूइश। हमारे कांग्रेसमैन सेनेटर्स के बारे में कहा जाता है या वो खुद जूइश होते हैं या उनकी बीवियां जूइश होती हैं। तो दर हकीकत ये एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, इसके ऊपर किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन इसमें मैं आपको और आपके चैनल के हवाले से ये मैसेज देना चाहूंगा कि प्लीज अपने बच्चों को स्टेम सब्जेक्ट पढ़ाएं, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैथ।